चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं। जुलाई 2024 के प्रतियोगिता दर्पण के संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के संबंध में जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, सभी इन्फॉर्मेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और पहला इन्फॉर्मेशन है ईरान से, और इन्फॉर्मेशन ये है, आप लोग जानते ही होंगे, खबरों में सुने होंगे, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, कौन? तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीराब्दुल्लाहियन 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हताहत हुए। कौन कौन हुए? कब हुए? 19 मई 2024 को। ये कहाँ से खबर है? ईरान से। राष्ट्रपति और विदेश मंत्री हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हताहत हुए। ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन ईरान से। ईरान से पहला इंफॉर्मेशन क्या? ये 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कौन? इब्राहिम रईसी। ये कौन है? इब्राहिम रईसी उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे। रईसी जो राष्ट्रपति थे, और हुसैन अब्दुल लाहियन ये क्या थे? विदेश मंत्री थे। ये दोनों क्या हुए? हताहत हुए। ठीक है, और इनकी जगह जो उपराष्ट्रपति हैं, वहां के संवैधानिक परंपराओं के मुताबिक वहां के उपराष्ट्रपति कौन? मुखबिर। कौन बने हैं? मुखबिर, मोहम्मद मुखबिर या मुखबिर। नए राष्ट्रपति कौन बने? हैं? मोहम्मद मुखबिर। ये मुखबिर को कहीं कहीं लिखा हुआ देखिएगा, या दर्पण में भी मुखबिर लिखा हुआ है। ये राष्ट्रपति बने। ये उस समय उपराष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। क्या थे? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बना दिया गया। और नए विदेश मंत्री बाघेर कनी। नए विदेश मंत्री कौन? बाघेरी कनी बने हैं। ये भी उप विदेश मंत्री थे। क्या थे? और ये मुखबिर क्या थे? उपराष्ट्रपति। बाघेर कनी क्या थे? उप विदेश मंत्री। उन्हें बना दिया गया। कोई दिक्कत? और ईरान के सर्वोच्च ये धार्मिक नेता कौन थे? कौन है? आयतुल्लाह अली खामनेई। उनके विश्वस्त माने जाते थे इब्राहिम रईसी। ठीक है, अब ये ईरान के लिए कैसी खबर है? ईरान के लिए बहुत दुखद खबर है। क्यों खबर है? क्योंकि ईरान इस समय अमेरिकी प्रतिबंध, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है कई वर्षों से। अमेरिकी प्रतिबंध से जूझ रहा है ईरान। दूसरा, इजराइल से भी तनावपूर्ण संबंध है। अभी देखें, ईरान ने मिसाइल छोड़ा, इजराइल ने भी ईरान के कार्यालय को नष्ट किया था। इजराइल से संघर्ष, और अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं है ईरान के। आप लोग जानते हैं ना, वहां महिलाओं का जो आंदोलन चला, हिजाब नहीं पहनेंगे, है ना वो। तो ऐसे समय में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, दो प्रमुख पद होते हैं, का हताहत हो जाना ईरान के लिए क्या है? दुखद है। ठीक है, और इसके लिए ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंध को जिम्मेवार ठहराया है। ईरान के कुछ राजनेता हैं, उनका कहना यह है अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था ईरान के हवाई उद्योग पर, इसलिए 45 वर्ष पुराने हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी सफर कर रहे थे। ठीक है, परिणाम था वो दुर्घटना के शिकार हुए। बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अंदरूनी राजनीतिक हालात ऐसे हैं जिसमें कुछ लोगों को इब्राहिम राष्ट्रपति के मृत्यु से लाभ मिलने वाला था। तो हो सकता है अंदरूनी राजनीतिक कलह या संघर्ष या वर्चस्वता के संघर्ष में हेलीकॉप्टर में इनकी दुर्घटना करवा दी गई हो। ठीक है,
तो ये तरह तरह के आकलन लगाए जाते हैं। अब ये ईरान के लिए जांच का विषय है, ठीक है, इसको ईरान में ही रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी खबर है महत्वपूर्ण खबर, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। ईरान में वो सर्वोच्च धार्मिक नेता है आयतुल्लाह खोमेनी, वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति से भी ऊपर। हाँ, अब ये दूसरी खबर है अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती से संबंधित। क्या दूसरी खबर है? अंतरिक्ष में अमेरिकी हथियारों की तैनात, सॉरी, अमेरिकी कह दिया, अमेरिकी हथियारों नहीं, और सॉरी, अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में ये परमाणु एवं अन्य सामूहिक विनाश, सामूहिक विनाश समझ रहे हैं, बड़े पैमाने पर जो लोगों की को हताहत कर सकता है, सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती के संबंध में है, ठीक है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD कहा जाता है, ऐसे हथियार जिससे हजारों लाखों लोग अचानक एकाएक हताहत हो सकते हैं, जिसमें परमाणु हथियार भी है, ठीक है। और ये अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती के संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया सुरक्षा परिषद में। कहाँ लाया गया? सुरक्षा परिषद में, ठीक है। और सुरक्षा परिषद में जो लाया गया उसे खारिज कर दिया गया, सुरक्षा परिषद ने खारिज कर दिया। लाया था कौन? संबंध में प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? USA और जापान के द्वारा। इसको खारिज कर दिया गया। कब? 24 अप्रैल 2024 को खारिज। कहां लाया गया था? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसे खारिज कर दिया गया कब? 24 अप्रैल 2024 को खारिज कर दिया गया। कैसे खारिज कर दिया गया जानते हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उन्हें वीटो प्राप्त है। कोई भी एक सदस्य अगर वीटो कर देता है, बाकी 4 सदस्य सहमत भी है, तब भी वो प्रस्ताव क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो इसलिए इसमें रसिया ने वीटो कर दिया, रूस ने वीटो पावर का प्रयोग किया, जिससे यह प्रस्ताव खारिज हो गया, ठीक है। अमेरिका के राजनयिकों का कहना था कि व्लादिमीर पुतिन कई बार कह चुके हैं कि उनके द्वारा पृथ्वी के कक्षा में परमाणु हथियार या अन्य सामूहिक विनाश के हथियार तैनात किए जाएंगे, इसलिए यह प्रस्ताव लाया गया था। और रूस के द्वारा इस तरह जो व्यवहार किया गया है वो मानवता के हित में नहीं है, यह अमेरिका का कहना है, ठीक है। इसमें चीन जो है वह अनुपस्थित रहा। क्या रहा? अनुपस्थित रहा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात है कि अगर परमाणु हथियारों को कक्षा में स्थापित किया जाता है तो इससे बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। संचार सुविधाएं, अंतरिक्ष के में पृथ्वी के निचली कक्षा में अगर स्थापित कर दिया जाए हथियार, तो अंतरिक्ष का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? मौसम पूर्वानुमान के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए, ठीक है, सूचना संचार के लिए। तो इन सब सेवाओं में मौसम पूर्वानुमान, कृषि संसाधन के सर्वेक्षण, आकलन, ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा सेवाओं, वाणिज्यिक सेवाओं आदि में ये क्या होगा? बाधाएं आएंगी अगर हथियार तैनात कर दिए जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन था। तीसरा इंफॉर्मेशन है फिलिस्तीन से। कहां से? फिलिस्तीन से। तीसरा इंफॉर्मेशन फिलिस्तीन से है। फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पूर्ण सदस्यता से अभी फिलिस्तीन पूर्ण सदस्य के रूप में मान्य नहीं है यूएनओ में, ठीक है। इससे संबंधित एक प्रस्ताव 18 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लाया गया था। संबंधित प्रस्ताव कब लाया गया था? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लाया गया था, जो खारिज हो गया 18 अप्रैल 2024 को खारिज। जब इसे खारिज हो गया तो अरब देशों के समूह ने इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का
संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाया और यहां पर यह पारित हो गया। 10 मई को पारित हो गया। 10 मई 2024 को पारित हो गया। और इस बार इसमें भारत ने मत नहीं दिया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने मत नहीं दिया था और इसमें भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया। किसमें? संयुक्त राष्ट्र महासभा में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र महासभा या आम सभा। इसमें भारत ने क्या किया? किसके पक्ष में वोट किया? फिलिस्तीन के पक्ष में। कोई दिक्कत? अब यहां खारिज हुआ होगा, यहां जो खारिज हुआ ये अमेरिका के वीटो से। अमेरिका जानते हैं इजराइल का समर्थक है। यूएसओ ने वीटो का उपयोग किया था। यूएन जनरल असेंबली में ये क्या हो गया? पारित हो गया। कब पारित हुआ? हाँ, 10 मई 2024 को। ठीक है। अब भारत का क्या स्टैंड रहा? यहां भारत द्वारा यहां प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया गया। भारत द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया गया। ठीक है। भारत की विदेश नीति पर आप कभी कुछ लिख रहे हैं तो यहां पर ये एक फैक्ट बन सकता है। भारत फिलिस्तीन संबंध में भी फैक्ट बन सकता है। अब भारत के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में भारत की क्या रवैया रहा है तो वो देखिए। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ, स्वयं को फिलिस्तीन का प्रतिनिधि मानता है। इस संगठन को अरब देशों ने मान्यता दिया था फिलिस्तीन राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में। किस संगठन को? फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ को। समझ में आई बात? अरब देशों ने क्या किया? इसको फिलिस्तीन का प्रतिनिधि संगठन माना, फिलिस्तीन के सभी लोगों का। समझ में आई बात? और अरब देशों के अलावे भारत ऐसा पहला देश था जिसने पीएलओ को मान्यता दिया। समझ में आई बात? क्या भारत पहला देश नहीं है, अरब देशों के अलावे भारत पहला देश। समझ में आई बात? अरब देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी दुनिया के देश जो है उसमें भारत पहला देश है जिसने पीएलओ को मान्यता दिया। कब दिया? 1974 में। भारत ने 1974 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीन के प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता दिया। ठीक है। और 1988 में फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दिया। देश के रूप में किसको? फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दिया। 1996 में गाजा में अपना कार्यालय भी स्थापित किया भारत ने। गाजा जहां आज संघर्ष चल रहा है हमास और इजराइल के बीच, गाजा में कार्यालय खोला किसने? भारत ने। और 2003 में फिलिस्तीन जो है ना, अभी कायदे से देखा जाए तो राजनीतिक रूप से दो भागों में है। एक में फतह की सरकार है, ठीक है, जिसका मुख्यालय है रामल्ला। क्या है? रामल्ला। और हमास का वर्चस्व है गाजा में। तो अभी कहां युद्ध चल रहा है? गाजा में। और फतह के जो प्रमुख है अब्बास, वो रामल्लाह में है। तो 2003 में भारत ने अपना कार्यालय रामल्लाह स्थानांतरित कर दिया। रामल्लाह। तो अभी जो है भारत का कार्यालय कहां है? रामल्लाह में। ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये शब्द है। देखिए, राम भी है इसमें और अल्लाह भी है। रामल्लाह फिलिस्तीन का मुख्यालय माना जाता है। गाजा भारत में, फिलिस्तीन में क्या तुम पढ़ते हो? ठीक है। गाजा पट्टी फिलिस्तीन का हिस्सा है जहां हमास का वर्चस्व है। और एक पार्ट है ये रामल्लाह, जहाँ पे ये फतह पार्टी है, महमूद अब्बास है उनके प्रमुख, उसका वर्चस्व है। तो फतह के जो प्रमुख है अब्बास मोहम्मद, वो इजराइल से लगभग मिलजुल के चलते हैं। हमास इजराइल को मानता ही नहीं है। तो संघर्ष कहाँ चल रहा है अभी? गाजा में। क्लियर है? हाँ, क्लियर है? चौथा इंफॉर्मेशन है इंडोनेशिया से। कहाँ से?
इंडोनेशिया से, जहां पर नए निर्वाचित राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। कौन? प्रबोवो सुबियांतो, ये राष्ट्रपति बने हैं, नए राष्ट्रपति। नाम क्या है इनका? प्रबोवो सुबियांतो। इनके निर्वाचन के विरुद्ध याचिका दायर की गई थी और अंततः वो याचिका को खारिज हो गई। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा। क्या इनके निर्वाचन के विरोध में याचिका दायर की गई थी, जिसे संवैधानिक अदालत के द्वारा खारिज कर दिया गया। ये पूछा जा सकता है कि किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के निर्वाचन के विरुद्ध उसी देश में याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। ठीक है, और विशेष इसमें कुछ जानने का आपको नहीं है। पांचवा इंफॉर्मेशन मध्य अमेरिकी देश पनामा से है। कहां से? पनामा से, मध्य अमेरिकी देश पनामा से। यहां भी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जोस राउल मुलिनो। जोस राउल मुलिनो। कौन? जोस राउल मुलिनो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उतारा गया था, अंतिम समय में बने क्या ये राष्ट्रपति। कहां से? पनामा से। क्लियर है? उसके बाद आइए सिंगापुर से। सिंगापुर में लॉरेंस वोंग नए प्रधानमंत्री बने हैं। लॉरेंस वोंग, सिंगापुर। छठा इंफॉर्मेशन सिंगापुर से है। यहां प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? लॉरेंस वोंग। छठा इंफॉर्मेशन हो गया। सातवां इंफॉर्मेशन है सिपरी के रिपोर्ट से। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी, जारी करता है हथियार के आयात निर्यात। कौन देश कितना हथियार आयात निर्यात करता है, उसके संबंध में सिपरी, जो स्वीडन की संस्था है, वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। समझ में आई बात? सिपरी समझ गए? कहां से है? स्वीडन की संस्था है जो वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। किसके संबंध में? हथियारों के खरीद बिक्री के संबंध में। ये सातवां इंफॉर्मेशन सिपरी के रिपोर्ट से है। किसके? सिपरी के वार्षिक रिपोर्ट से। सिपरी का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वार्षिक रिपोर्ट से। वार्षिक रिपोर्ट में क्या कहा गया है भारत के संबंध में? भारत के संबंध में क्या कहा गया है? पिछले 5 वर्षों में भारत सबसे बड़ा आयातक देश है। किससे? 1919 से 23 के बीच, 1919 से 23 के मध्य भारत सबसे बड़ा आयातक। किसका? सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश रहा। आयातक देश रहा। ठीक है, पिछले 5 वर्षों में। और कुल सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में चौथा स्थान। कुल सैन्य खर्च के मामले में, कुल सैन्य खर्च के मामले में प्रथम स्थान। 2019, सॉरी 1919 लिख दिया, 2019। ठीक है, कुल सैन्य खर्च के मामले में पहले है यूएसए, सबसे ज्यादा खर्च करता है। विश्व के कई भागों में इसके सैनिक अड्डे हैं, खर्च ज्यादा होगा ही। उसके बाद चीन, उसके बाद रूस। ये सब अपने को विश्व का दादा समझता है, तो खर्च करेगा ही लाठी हथियार जुटाने में। और उसके बाद कौन है? भारत। कुल सैन्य खर्च मामले में भारत का केवां स्थान? चौथा। और आयातक के मामले में भारत नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत? और सबसे बड़ा आयातक भारत है। दूसरा और तीसरा स्थान किसका है? आश्चर्य है, छोटा छोटा देश है, सऊदी अरब और कतर। सऊदी अरब और कतर। पेज नंबर 19 पे ही एक चीन से ये है इंफॉर्मेशन, अंतरिक्ष के क्षेत्र से 8वां। चीन के मिशन मून से संबंधित है। किससे?
मून मिशन चांग-E6, चांग-E6 चीन के मून मिशन चांग-E6 है, चांग-E6 से है, जिसको ये अपने प्रक्षेपण स्थल से लॉन्ग मार्च 5Y8 रॉकेट से चीन ने प्रक्षेपित किया है। चांग-E6 मिशन, चांग-E6 मिशन, रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5Y8 रॉकेट के जरिए इसे प्रक्षेपित किया है। और ये 6 से 7 मार्च में 6 से 7 मई 6-7 मई को ये चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। 6-7 मई को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया और ये चंद्रमा के निर्जनतम क्षेत्र से मिट्टी या अन्य चीजों का नमूने लाएगा। समझ गए ना? एकदम सुदूर क्षेत्र से मिट्टी और चट्टान का नमूना लाएगा चांग-E6। ठीक है। चीन ने 2030 तक चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसी दिशा में एक कदम है, 2030 तक चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हाँ, अब एक इंफॉर्मेशन है अमेरिकी नागरिकता के संबंध में। इंफॉर्मेशन बड़ा जटिल रहता है, उसको सरल बना के प्रस्तुत करना मेरा उद्देश्य रहता है। वर्ष 2022 में अमेरिकी नागरिकता लेने वाले भारतीयों की संख्या 65,960 है। कितना? वर्ष 2022 में 65,960 भारतीयों ने यूएसए की नागरिकता लिया। ठीक है। उसके बाद आइए इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। चलिए अब चलते हैं 10वें इंफॉर्मेशन पर, जो पेज 20 पर है। जुलाई 2024 प्रतियोगिता दर्पण पेज नंबर 20 पे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से है। ठीक है। किसे है? 10वां इंफॉर्मेशन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, अंग्रेजी में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से है। पहले इस इंडेक्स को समझते हैं। इस इंडेक्स में ये जारी कौन करता है? सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन है? ये भी पूछा जाता है, करने वाली संस्था कौन सा है? फ्रांस का है, फ्रांस की एनजीओ है। कहाँ का? एनजीओ। एनजीओ का नाम क्या है? रिपोर्टर्स साइंस फ्रंटियर्स। इसको, ये फ्रांसीसी नाम है, रिपोर्टर्स साइंस फ्रंटियर्स। ये फ्रांसीसी नाम है। क्या है? वो संस्था का फ्रांसीसी नाम है। अंग्रेजी नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अंग्रेजी नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है। और ये सूचकांक जो जारी करती है उसका मान 0 से 100 तक होता है। क्या? सूचकांक का मान 0 से 100 तक। क्लियर है? अब 85 से अधिक अगर सूचकांक किसी देश के प्रेस के संबंध में है तो गुड माना जाता है। 85 प्लस ये बताता है कि प्रेस स्वतंत्रता के संबंध में उस देश में क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति है। कोई दिक्कत है? 70 से 85 के बीच में संतोषजनक है। अगर सूचकांक 70 से 85 के बीच में है तो स्थिति क्या है? संतोषजनक है। और 55 से 70 के बीच में है तो स्थिति समस्याजनक है, समस्या उत्पन्न हो रही है, प्रॉब्लमेटिक। क्या? प्रॉब्लमेटिक स्थिति है 55 से 70 के बीच में।
और 40 से 55 के बीच में जो है स्थिति वो डिफिकल्ट, मुश्किल, प्रेस के लिए मुश्किल स्थिति है। 40 से 55 मुश्किल स्थिति है, यानी डिफिकल्ट। ठीक है। और अब बचा 40 के नीचे, तो अति गंभीर। 40 के नीचे वेरी सीरियस, अति गंभीर स्थिति है। ठीक है। अब भारत के बारे में देखिए, इंडेक्स कितना है भारत के मामले में, सूचकांक कितना है, सूचकांक कितना है, रैंकिंग है 159। देखिए सामने इंफॉर्मेशन है आपके 31.28 और रैंकिंग 180 देशों में कितना है 159। सूचकांक का मान कितना है 31.28, यानी स्थिति क्या है वेरी सीरियस, अति गंभीर। इसलिए हम पहले बता दिए इसका ये क्राइटेरिया क्या होता है। और रैंकिंग कितनी है भारत की 159वां, कितने देशों में 180 देशों। हो गया। और सबसे ऊपर कौन सा देश है, प्रथम स्थान पर कौन है नॉर्वे। इसके लिए सूचकांक का मान कितना है 91.89, बहुत है। सबसे नीचे कितना है, सबसे नीचे इरिट्रिया, इसका मान कितना है 16.64। हो गया। आगे बढ़े। इसके बाद है ईरान ने हिरासत में लिए गए पुर्तगाली ध्वज वाले मालवाहक पोत के चालक दल के सभी सदस्य को रिहा किया। इस चालक दल में 25 सदस्य थे, जिसमें 17 भारतीय थे। ठीक है। ये भारतीयों की कूटनीतिक उपलब्धि भी रही, सभी सदस्य को ईरान के द्वारा रिहा कर दिया गया। और ये मालवाहक पोत जो था वो इजराइल से संबंधित था। ईरान और इजराइल के बीच तनातनी चल रही थी, इसलिए इसको ये कर लिया, रोक लिया था और अब उसको रिहा कर दिया गया। इसके बाद 11वां इंफॉर्मेशन ये था, जो बहुत ये नहीं है। 12वां इंफॉर्मेशन ये है, फिलिस्तीन से संबंधित है। 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। और इसी बीच में फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में दर्जा देने की बात भी पूरी दुनिया में चल रही है। और जो पहले से भी ये मुद्दा था कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में दर्जा दिया जाए, भारत सहित 140 देशों ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में दर्जा दिया है। हाल में जो दिया है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। कौन कौन, 11वां तो बता दिए। 12वां इंफॉर्मेशन नॉर्वे और कौन, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को क्या दिया है राष्ट्र का दर्जा। और कुल भारत सहित कितने देशों ने दे रखा है 40 देशों ने। ये इंफॉर्मेशन आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है वह है भारत की जनसंख्या में बहुसंख्यक हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के अनुपात के बारे में इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़े, इसको मिटाए। अब एक इंफॉर्मेशन है जो प्रतियोगिता दर्पण में दिया गया है, वो इंफॉर्मेशन है बहुसंख्यक आबादी और अल्पसंख्यक आबादी का कुल जनसंख्या में अनुपात कितना है भारत में। 167 देशों की तुलना की गई है। और रिपोर्ट जो है, ये जारी किया गया है, जिसका शीर्षक है रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस। क्या, रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस, और ब्रैकेट में 1950 से 2015, यानी 1950 से 2015 के बीच बहुसंख्यक आबादी का अनुपात और अल्पसंख्यक आबादी के अनुपात में क्या परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को यह रिपोर्ट बताता है। रिपोर्ट का नाम क्या है, रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 से 2015। ये रिपोर्ट मई 2024 में जारी की गई है और
प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों कौन कौन, अब्राहम जोश, अपूर्व कुमार मिश्रा और सामिका रवि ने मिलकर यह रिपोर्ट तैयार किया है। क्लियर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच बहुसंख्यक जनसंख्या के अनुपात में काफी गिरावट आई है। बहुसंख्यक जनसंख्या मतलब हिंदुओं की जनसंख्या, और अल्पसंख्यक जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि हुई है। और कितनी वृद्धि हुई है यह भी बताया गया है। जैसे हिंदुओं का अनुपात, हिंदुओं का कुल जनसंख्या में अनुपात 1950 में कितना था, 84.68%, जो 2015 में कितना हो गया, 78.06%। यानी कितनी गिरावट आई, 7.82% की गिरावट आई। मुस्लिम आबादी 1950 में 9.84% थी, 2015 में कितनी हो गई, 14.09% बढ़ी। ठीक है। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या न केवल बढ़ी है बल्कि वे सुरक्षित तरीके से यहाँ फल फूल रहे हैं।